हार्डी विनबर्ग के बारे में मैंने शायद बोला था कि दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, और मैंने तुमसे शायद ये भी बोला होगा कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो एक जिन है उनका जो वैल्यू होता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है। जैसे बताते हैं कैसे। मान लेते हैं कि वो और mn वाला सवाल दिया था ना, याद है फ्रीक्वेंसी का? तो m का फ्रीक्वेंसी कितना आया था? 0.6 आया था कि नहीं आया था? n का फ्रीक्वेंसी कितना आया था? 0.4। ये किसी एक खास पॉपुलेशन का था। हमने मान लिया कि इस एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें m का फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.6 और n का कितना? 0.4। तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। हार्डी वेनबर्ग को सिंपल तरीके से बता रहे, एकदम ध्यान से सुनना। कितना आया? 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन, हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन इसमें जो आएगा तो वो एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 7। अगर ऐसा होता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बाकी बच्चे भी तो रिप्लाई करो, आएगा या नहीं आएगा मुझे बताओ। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब? जैसा पॉपुलेशन वो हार्डी और विनबर्ग बताया था, अगर वैसा कंडीशन होगा तो फिर ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमेशा वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट, यानी 1 का 1, चाहे जनरेशन चेंज होता जाए, ये क्या रहेगा? 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, भले ही इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। पहले वाले जनरेशन में ये 0.6 का मान लेते हैं और ये 0.4, नेक्स्ट जनरेशन में ये हो जाए मान लो 0.7, ये हो जाए 0.3, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हो जाए 0.4 और ये हो जाए 0.6, बट ये वैल्यू जो दोनों का रहेगा ये क्या होगा? कांस्टेंट, यानी 1। समझ में आया? ये जनरेशंस बीतता चला जाएगा। इनके फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, बट एक वैल्यू जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया ये चीज? यही है हार्डी विनबर्ग। समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया? यस कृतिका? अच्छा, चलो आ गया। कृतिका को समझ में आया। रेवती, तुमको आया समझ में? तो लिख लो फिर हार्डी विनबर्ग लॉ। डिक्टेट करवा देते हैं, बिकॉज टाइम हम बचाना चाहते हैं अपना। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना जेनेटिक्स का, वो भी 1 महीना चलेगा। उसमें बहुत खतरनाक कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हार्डी विनबर्ग लॉ लिख लो। क्या कहता है? लिख लो भाई, लिखो। हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है, आधा लिखवा चुके थे। अच्छा लिखवाए थे क्या? पक्का पढ़ो तो कोई एक आदमी। यस सर। प्रियंका? Yes, sir. In 1908, G.H. Hardy and W. Winberg independently discovered that an equilibrium is established between frequencies of allele in random mating population, and these gene frequency remain constant from generations to generations. करेक्ट, एकदम सही। अगर ये लिख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। यही होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसमें किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हार्डी विनबर्ग लॉ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी पॉपुलेशन पे बेस्ड है, यानी उसके लिए एप्लीकेबल। ये मत समझ लेना सर बैक्टीरिया में भी तो होगा, है ना? तो ये नहीं होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, असेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? इट इज एप्लीकेबल। कब ये एप्लीकेबल होगा ये जानना चाहते हो? हाँ, Yes, sir. तो जानना, लिखो द लॉ इज एप्लीकेबल, द लॉ इज एप्लीकेबल इन अ पॉपुलेशन, द लॉ इज एप्लीकेबल इन अ पॉपुलेशन। यहां तो देख ही रहा होगा, इन अ पॉपुलेशन when there is, चलो when करके ही छोड़ दो, there पेड़ गया, लिखो। चलो लिख लो when there is करके, when there is लिख लो। when there is big population, कैसा पॉपुलेशन होना चाहिए? बिग।
कैसा होना चाहिए बच्चों? बिग पॉपुलेशन। Big. ठीक है। दूसरा होना चाहिए रैंडम मेटिंग। क्या होना चाहिए? रैंडम मेटिंग। मैंने इसका मतलब बताया था क्या? हाँ सर। वो उसके साथ मेटिंग कर रहा है, वो उसके साथ है ना, सबके साथ मीटिंग कर रहा है। ठीक है। तीसरा नो म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? No mutation. नो ये मत समझ लेना, नो म्यूटेशन। ठीक है, नो म्यूटेशन। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, याद करो थोड़ा सा भी। नो जीन इमिग्रेशन। नो रिकॉम्बिनेशन, है ना? सही बोलियो दीपिका, नो रिकॉम्बिनेशन। तो मैंने नहीं बोला तो तुम बोली क्या हो फिर? सर, मैंने जीन इमिग्रेशन बोला था, लेकिन आपने रिकॉम्बिनेशन सुन लिया। क्या करे, इतने टैलेंटेड है हम। देखिए अलग ही होगा। कुछ बांट दो हमें भी। ठीक है, तो पांचवा होगा तुम्हारा वाला, ले लेते हैं जिन माइग्रेशन। कौन सा वाला? नो। कौन सा वाला? नो। नो जिन में। और जिन माइग्रेशन भी कौन कौन सा? दो दो वाला। कौन कौन सा वाला? दोनों। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एयरपोर्ट वाले बच्चे जान ही रहे होंगे इमिग्रेशन का मतलब, है ना? एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मुझे लगता है सही है। और छठा होगा कौन सा? जिन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट ले लो, वो भी ले लो। वैसे जिन फ्लो तो यही है, चाहो तो इसके लिए जिन फ्लो वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट चलो ठीक है। और एक ये भी ले लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सॉरी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। कौन सा वाला? ये भी होगा नो जेनेटिक। अब तुम ही लोग बताओ, ऐसा पॉपुलेशन मिलता है क्या मार्केट में? नहीं सर। हाँ? क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा मिलता ही नहीं है। और फिर भी अपना दे दिया लंबा चौड़ा भाषण इसी के ऊपर। जो मिल रहा उस पे नहीं दिया, जो नहीं मिल रहा उस पे दे दिया। तो गलत किया कि नहीं किया? शायद से उनके टाइम पे ऐसा मिलता मत हो। करो, ऐसे फिजिक्स में भी होता है, तो हमें अभी सहने की आदत हो गई है। केमिस्ट्री में होता है ना, रियल गैस और वो आइडियल गैस, और फिजिक्स में भी तो होता है अज्यूम आइडियल कर गैस, लो, अज्यूम आइडियल कर लो। गैस और रियल गैस। चलो कोई नहीं, आइडियल गैस हो या नॉन आइडियल गैस, अब इतना तो हम नाम नहीं सुने हैं आइडियल और नॉन आइडियल गैस का। ठीक है, बट हो सकता है। फिर क्या? सर लास्ट ईयर हमने पढ़ा था सर, ये बकवास अरे बकवास। वो मजाक कर रहे हैं, अभी पूछ लेंगे क्या होता है तो बता नहीं पाऊंगी। नहीं, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। जल्दी मैं बोलो। जा रही हूँ, बाय। हार्डी-विनबर्ग लॉ का टाइटल दिया हो ना, हेडिंग, और अगर नहीं दिया हो तो लिख लो हार्डी-विनबर्ग लॉ। फिर से हार्डी-विनबर्ग थ्योरम भी इसको कहते हैं। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग थ्योरम। अच्छा, कौन सा कलर ज्यादा विजिबल है, ये वाला या लाइन वाला? तो वही चौक यूज किया करेंगे। दोनों एक जैसे। दोनों विजिबल है सर। तो हार्डी-विनबर्ग थ्योरम या फिर हार्डी-विनबर्ग लॉ, क्या बोल सकते हो? हार्डी-विनबर्ग लॉ। ठीक है, अब ये कहता क्या है ये देखो। ठीक है, इसने चूज किया, अभी ए हम लिखे हैं, इस ए का क्या मतलब है? इसको कुछ ऐसा समझ लो, ए नाम का कोई जीन है। क्या है? ए नाम का कोई जीन है। ठीक है, बी नाम का भी कोई जीन है। ठीक है, बी नाम का भी कोई जीन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है। भैया एक बार फिर से बताना, क्या बोला आपने? मैंने बोला, देखो मैंने बोला हार्डी-विनबर्ग थ्योरम बोलो या फिर हार्डी-विनबर्ग लॉ बोलो। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग थ्योरम बोलो या हार्डी-विनबर्ग लॉ बोलो। आप किसी पॉपुलेशन में, ध्यान से सुनना, कोई भी पॉपुलेशन है, कैसा पॉपुलेशन, अगर हम नॉर्मल कोई पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो कैसा वाला पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं? इसका वाला। ठीक है, हार्डी और विनबर्ग वाला। अब हम जो भी पॉपुलेशन अगर अभी बोले तो तुमको क्या मान के चलना है? इसका पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। यस सर। ठीक है, उसी पॉपुलेशन में मान लिया हमने ए नाम का कोई जीन है, बी नाम का भी कोई जीन। ठीक है,
बी भी है, ए भी है। पहले हम ए के लिए बात करते हैं, ठीक है। अगर ए नाम का जीन है तो उसका डोमिनेंट भी होगा, रिसेसिव भी होगा या नहीं होगा, बताओ। अगर तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी पाया जाएगा, और अगर हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस भी होमोजाइगस कंडीशन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये रेसेसिव है तो रेसेसिव भी होमोजाइगस कंडीशन में पाया जा सकता है। भाई ए नाम का जीन ऐसे अगर ऐसे भी पाया जा सकता है, ऐसे भी पाया जा सकता है, क्यों? Yes. अब हमें तो पता है ना कि कोई भी जिन का 2 एलील होता है। किस किस को ये बात भी नहीं पता है कि हर जिन का 2 एलील होता है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के 6 जीन्स को छोड़ के, एक्स और वाई, सब वाई को छोड़ के। पता है कि नहीं पता है ये बात? अगर ए नाम तो उसका एक यहाँ पर एलील प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे, वो चाहे कैपिटल वाला हो सकता है या स्मॉल वाला हो सकता है, या फिर कैपिटल और स्मॉल वाला हो सकता है। जिन तो ए ही है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो एलील है वो ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता? यानी इस ए का कितना सेट बनेगा, क्रिटिकल कितना सेट बन सकता है एलील का? 3। कौन कौन सा जरा बताओगी मुझे डिटेल में? कैपिटल है, हाँ, स्मॉल ए किड, और कैपिटल है और स्मॉल है। बिल्कुल सही, ठीक है। यानी तुम कहना चाहती हो कि 2 होमोजाइगस बनेगा, ये वाला, राइट, और एक बनेगा हेट्रोजाइगस, यही कहना चाह रही हो ना? यस सर। ओके, करेक्ट, सी इज सो राइट, है ना। तो हमने बोला कि हार्डी-वेनबर्ग क्या बोल रहा था, जो डोमिनेंट होमोजाइगस था, क्या था? डोमिनेंट होमोजाइगस, ध्यान से सुनना, उसको वो पी स्क्वायर से डिनोट कर रहा था। किससे डिनोट कर रहा था? पी स्क्वायर से। तो सिंगल को क्या डिनोट करेगा भैया? पी ही करेगा ना। a इंटू ए को क्या लिखोगी? ए स्क्वायर लिखोगी कि नहीं लिखोगी? मैथमेटिक्स जरा लगाओ। यस। तो p इंटू पी को क्या लिखोगी? पी स्क्वायर। ए को अगर हम p मान रहे हैं तो p इंटू पी को पी स्क्वायर। सिंपल मैथ्स, लगेगा कि नहीं लगेगा? इस a को, यानी वो रेसेसिव वाले जिन को, एलील को क्या बोल रहा था? q। क्या बोल रहा था? q। तो a क्या हो जाएगा प्रियंका? Q square. q स्क्वायर, सिंपल, है ना। तो फिर a क्या होगा प्रियंका? pq होगा। क्या होगा? pq। लेकिन वो इसको रिप्रेजेंट किया 2pq, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाला फॉर्मूला। ये क्या था? 2pq, बस इसको याद रख लेना, बाकी ये तो याद ही रहेगा। ये क्या होगा? 2pq। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें b का भी अगर बोले लिखने के लिए तो तुम b का भी ऐसे ही लिखोगी, कैपिटल B अगर लिखोगी तो p, b भी कैपिटल B, अगर डोमिनेंट B अगर होमोजाइगस लिखोगी तो p स्क्वायर, रेसेसिव B लिखोगी एक तो q, डोमिनेंट रेसेसिव होमोजाइगस लिखोगी तो q स्क्वायर, और कैपिटल B स्मॉल b तो 2pq। लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ? लिखेंगे सर। लिखेंगे सर। तो लिखो ना, फिर लिखो फॉर जिन ए, ये ऐसा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आया कि हर जनरेशन में वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों? हम एक सवाल अभी करवा के लिखेंगे, ठीक है। 2pq इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ये है गिवन, इसको कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या है? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना। ये इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी, इनका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, इन तीनों का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, चेंज कर लो तुम, बट ये हमेशा बन रहेगा। किसी पॉपुलेशन के लिए, आप देखो, फिर मैंने पॉपुलेशन वर्ड यूज किया, तो कैसा पॉपुलेशन बताओ? हार्डी-वेनबर्ग वाला। हार्डी-वेनबर्ग वाला, है ना। तो हम बोल रहे हैं किसी पॉपुलेशन केस में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, बट वैल्यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। इनका सम का वैल्यू क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट, दैट इज 1। चाहे जनरेशंस चेंज होते रहे। समझ में आया? यस सर। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो चीज, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज का बार बार रिपीटेड
यानी बार बार आना। हम फ्रीक्वेंसी अभी लिखवाए हैं, कोई भी जिन हम बात कर रहे हैं अगर पी का ही, तो पी नाम का जिन खुद को कितना बार किसी पॉपुलेशन में रिपीट करता है, तो एलील के फॉर्म में ही करेगा ना रिपीट। क्यों प्रियंका? अब एलील के फॉर्म में मान लो वो रिप्रेजेंट किया, तो उसमें कितना हिस्सा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका निकाल रहे थे कि वैल्यू कितना है भैया, 200 में उसका कितना परसेंटेज है या कितना वैल्यू है फ्रैक्शन में, अभी निकाले थे ना। तो मान लो इसका पता चला 0.6, इसका पता चला मान लो 0.1, इसका पता चला 0.3, तो टोटल को जोड़ के 1 ही आएगा। कितना भी चेंज कर लो, ये सब चेंज होगा, आपस में चेंज होगा, बट आएगा 1 ही। समझ में आया? देखो ये सवाल हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल सबसे सॉल्व हो गया ना, तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है हार्डी-वेनबर्ग का। कम से कम हार्डी-वेनबर्ग का सवाल नहीं छूटेगा एक भी, है ना। अच्छा, हम लोगों में कैसा ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है? AB टाइप होता है ना, तो AB टाइप का ही मान के चल लेते हैं, ठीक है। कर लेते हैं। AB सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, चलो AB सिस्टम मानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हेटेरोजाइगस में। MN ले लेते हैं फिर से। बोलोगे ABOP होता है सर, ऐसे ले MN। चलो MN सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप लिख लो सवाल मेरे साथ ही, बट अच्छे राइटिंग में, ठीक है। MN सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप किसी पॉपुलेशन में दिया है MN सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना। MN सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप फाउंड इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें M का फ्रीक्वेंसी तुमको दे दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ M, फ्रीक्वेंसी ऑफ M। वैसे निकालने के लिए भी हम तुमको बताए हैं ना कैसे निकालना था, निकालना सीख लियो ना फ्रीक्वेंसी, बताओ। यस सर। तो नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है। देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा तुम्हारा पॉइंट में आएगा, किस में आएगा? पॉइंट में। और कैसे निकालना है ये मैंने तुम्हें बताया है कि नहीं बताया है? बोलो। अभी 6 और 4 का आया था कि नहीं आया था? आया था सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका? M का। M का कितना है? 0.7। फ्रीक्वेंसी N का हम अब दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी N का। ये फ्रीक्वेंसी तुमको मिला 0.3। कितना है? 0.3। यहाँ पे एक काम करो, अगर ये सवाल नहीं लिखे हो तो रुको, सवाल लिख लिए क्या? यस सर। चलो Yes, sir. होमवर्क Yes, sir. तो इसमें अभी ट्विस्ट डालते, चलो एक और दे देंगे। तो M का 0.7, फ्रीक्वेंसी N का है 0.3। अब तुमसे पूछ दिया व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस यानी किसका पूछ रहा है? MN का पूछ रहा है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का पूछ रहा है, लिख लो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन। कौन बना लेगा? कृतिका। क्वेश्चन तो रिपीट करना ही पड़ेगा, जब नहीं समझ में आएगा तो यही होगा। MN सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप found in a population, frequency of M is 0.7, frequency of N is 0.3. What would be the frequency of 42% in that population? बोलो। 42%? वाह वाह, फ्रीक्वेंसी 42। चलो ठीक है, लड़की ने बोला बट गलत बोल गई वो, उसको पॉइंट का मतलब नहीं पता होता है कि पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, बट सही बोला। चलो, पॉइंट नाम का भी कोई चीज होता है स्मृति, अगर वो तुम्हारा 42 आ गया ना, तो ये इक्विलिब्रियम जो 1 आ रहा है ना, वो कभी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जरा सा अपना कैलकुलेशन देखा करो। 100 लेके चल रही है। 0.21। कुछ भी तुम बोल दोगी और हम मान लेंगे ऐसा कुछ होगा। अब सब लोग एकदम चुप होके, एकदम ध्यान से, जिसका आ गया वो भी देखे ध्यान से। देखो हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कोई
है, इसमें मान लेते हैं एमएन सिस्टम वाला ब्लड ग्रुप है। अब एमएन सिस्टम वाला है तो एक होगा एम, एक होगा एन। तो किसी को भी तुम एम मान लो, किसी को भी एन मान लो, किसी को भी एम, किसी को भी एन। अगर इसको एम तो ये डोमिनेंट, यही मान लो फिर। तो डोमिनेंट को तुमने मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू। हाँ, अगर ए नाम का सिर्फ होता तो हमको अपने मन से मानना पड़ता ए डोमिनेंट और ये वाला रेसेसिव। मानती या नहीं मानती बताओ? यहाँ पे दो दिया है तो एक को डोमिनेंट और एक को रेसेसिव तुम मान लो। अगर हम ए बी दिए रहते तो एक को डोमिनेंट और एक को रेसेसिव तुमको मानना पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये एलील बता रहा है। ये क्या बताया? एलील, एम एन। तो एम को मैंने पी मान लिया, क्यू को एन को मैंने क्यू। पी का फ्रीक्वेंसी क्या कितना दिया भाई? क्या 0.7 दिया है? क्या क्यू का फ्रीक्वेंसी 0.3 दिया है? ठीक है। और पूछा क्या है? हेट्रोजाइगस, यानी एम एन का पूछा है। तो क्या तुमको नहीं लगता है कि ये 2pq का पूछा है? यस यस अगर 2pq का पूछा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 into 0.3 into 0.7, 0.6 हो जाएगा। 0.6 into 0.7, क्या ये 0.42 नहीं होगा? होगा Yes, sir. सर। चलो, अब अगर ये हो गया तो क्या अगर हम तुमसे बोले कि पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर निकाल सकती हो? बिल्कुल। हम अगर एम एम का फ्रीक्वेंसी पूछ ले, पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एम एम हुआ ना, तो पी स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी तो तुम कैसे निकालोगे? 0.7 into 0.49 0.7। तो क्या ये 0.49 नहीं होगा? होगा Yes. सर। हाँ बोलो। ठीक है। अब अगर हम एन एन का पूछ ले तो क्या हम तुमसे क्यू स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं? क्यू कैसे लिखते हैं? पूछ रहे तो क्या इसको हम 0.3 into 0.3 नहीं लिख सकते? क्या ये 0.9 नहीं होगा? सॉरी 0.09 नहीं होगा? सॉरी, Yes, होगा। ठीक है, 0.09। अब तुम्हारे पास किस किस का वैल्यू आ चुका है? पी स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। चलो ये मिटा देते हैं। हार्डी विनबर्ग का लॉ क्या कह रहा था? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू हमेशा 1। पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 0.49 प्लस क्यू स्क्वायर 0.09 प्लस 2pq दैट इज 0.42। अब इन सबको ऐड करो, देखो कितना आता है। अरे भाई 49 into 9 करो ना, कितना हो गया? 58 plus 42, 1। सिंपल। क्या ये सवाल सही नहीं था? क्या इसमें मजा नहीं आया? क्या इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तुम लोगों का? एक और दो सर। होमवर्क। अब ऐसा अगर हार्डी विनबर्ग वाला कोई भी सवाल मिलेगा तो तुम सॉल्व कर दोगे इजीली। किसी को डोमिनेंट, किसी को रेसेसिव, पी क्यू मान के आराम से जो भी बोल रहा है निकाल दो। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्या चीज? वो है हेट्रोजाइगस। हमेशा तुमसे हेट्रोजाइगस पूछेगा, तुम पी इंटू क्यू कर दोगे, 2 को भूल जाओगे। ऐसा मत करना, 2 लगा देना, ठीक है।